बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। रावी मेरे बेटों के लिए चैन लिख रहा था, लेकिन मेरे नसीब में चैन व आराम नहीं था। लिहाजा मैं दास्तान का रुख अपनी तरफ मोड़ रहा हूँ। थलमा के बंगले में जैसे तूफान आकर गुजर गया था। वो हैरान परेशान थी, मुझे ताज्जुब से देख रही थी। मैं अचानक ओनील से फरहाद अली तैमूर बन गया था और उसकी नज़रों में ऐसा मुइम्मा था जो शायद पूरी तरह हल नहीं हुआ था। वो मेरे सामने घुटने टेक कर बोली, मेरी समझ में नहीं आता तुम कौन हो, क्या हो? तुम्हारे सामने से जितने पर्दे उठते जाते हैं तुम उतने ही पुरअसरार होते जाते हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेरे बारे में ज़्यादा ना सोचो, बस इतना समझ लो मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, एक इंसान हूँ, मगर बहुत ख़तरनाक हो। दुश्मनों के लिए ख़तरनाक और दोस्तों के लिए मेहरबान। पिछली रात गुंडों के इलाके में अकेले गए और उस इलाके के दादा की पिटाई कर दी। दर्जनों गुंडों की मौजूदगी में उसे पकड़ लाए और मेहरबान ऐसे कि मुझे एक रात में करोड़पति बना दिया। अभी दुश्मनों ने तुम्हें मारने या कैदी बनाकर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं तुम्हारी दलेरी की वजह से बच गया। तुमने रिवॉल्वर से गोलियां चलाकर किसी को ज़ख्मी किया, किसी को हलाक कर दिया। तुम भी कमाल दिखाने में मुझसे पीछे नहीं रही। मुझे और ज़्यादा ना बताओ, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। तुम्हारे पुरस्कार इल्म ने ही मुझ में दलेरी और सही निशानेबाजी का हुनर पैदा किया था, वरना आज से पहले मैंने कभी गोली नहीं चलाई। मुझे गोली चलने की आवाज़ ही से डर लगता है। पुलिस ऑफिसर 4 सिपाहियों को बंगले के बाहर पहरा देने के लिए छोड़ गया था। एक सिपाही ने कहा, कोई मिस्टर केशु एडवानी और किंग ऑफ क्राइम्स की बहन जूली 2 आदमियों के साथ आई है। मैंने कहा, इन्हें अंदर आने दो। सिपाही चला गया। मैंने थलमा से कहा, तुम्हारा मशीर खास केशु एडवानी आ गया है। जूली इन 2 बॉडीगार्ड्स को भी लाई है जो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत में रहना चाहती हूँ। सॉरी, मैंने कल ही कह दिया था कि हम बिछड़ जाएंगे और वो वक्त आ गया है। अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो दुश्मन फिर यहाँ हमला कर सकते हैं। मैं अपनी असलियत कहीं जाहिर नहीं करता। कल रात किसी तरह जाहिर हो गई तो ये मुसीबत आ गई थी। मैं अभी यहाँ से निकलते ही रूपोश हो जाऊंगा। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं दुश्मनों की नज़रों में आता रहूं? नहीं, मैं तुम्हारी सलामती चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहूँगा तो सलामती मशकूक रहेगी। जूली और केशु अडवाणी अंदर आए। उनके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स थे। मैंने उन सब से मुसाफहा किया। जूली ने कहा, मैं 2 घंटे पहले इधर आई थी, मगर ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी। मेरे भाई ने पुलिस वालों से मालूम किया। पता चला कि नामालूम दुश्मनों ने फरहाद अली तैमूर को घेर लिया है, मगर पसपा हो रहे हैं। हमें इधर आने की इजाज़त नहीं दी गई। वो बातें करती हुई मेरे करीब एक सोफे पर बैठ गई, फिर बोली, कल रात गुंडों के इलाके में जब दोनों गुंडे भाई मुझे बाजुओं में ना उठा सके और तुमने तन्हा उन सब को बेदस्तो पा कर दिया, तब मैं समझ गई कि तुम टेलीपैथी जानते हो और शायद फरहाद अली तैमूर हो। आज इस बात की तस्दीक हो गई है। मैंने कहा, हाँ, अभी यही बात थलमा को समझा रहा था। मेरी असलियत जाहिर हो जाए तो दुश्मन मुझे कहीं चैन से जीने नहीं देते। लिहाजा मैं फिर रूपोश होने जा रहा हूँ। जूली ने कहा, मेरे भाई ने इस बंगले से ज़रा दूर हर तरफ अपने मुसल्ला मातहतों का जाल बिछा दिया है। हमारे होते हुए तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं इल्तिजा करती हूँ, मेरे साथ चलो, हम पर भरोसा करो, हमें अपनी खिदमत का मौका दो। थलमा ने कहा, अगर तुम जूली के भाई के साथ रहो तो मुझे इत्मीनान होगा कि मुझसे ज़्यादा दूर नहीं हो। मैं जब किसी 4 दीवारी से बाहर कदम निकालता हूँ तो खुद नहीं जानता कि हालात मुझे किधर ले जाएंगे। जूली ने कहा, मैं तुम्हारे हालात को अपने काबू में रखूँगी, मेरे साथ चलो। मैं ज़रा बाथरूम से होकर आता हूँ, फिर चलूँगा। मैं वहाँ से उठकर अपनी ख्वाबगाह के बाथरूम में गया। ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और माइटी पाशा को मुखातिब किया। कुछ अर्सा पहले दुश्मनों ने पारस और जोजो को अगवा किया था और उन्हें प्रिंस आइलैंड में ले आए थे। वहाँ का सबसे ख़तरनाक गुंडा माइटी पाशा मेरा वफादार बन गया था। मेरे मुखातिब करने पर वो खुश होकर बोला, जनाब, आपने एक तवील अरसे के बाद नाचीज़ को याद किया है। हुक्म दीजिए, मैं हाजिर हूँ। मैंने उसे थलमा के बंगले का नंबर बताकर कहा, मैं यहाँ से 15 मिनट बाद निकलूँगा और एक हसीन दोशीज़ा के साथ एक कार में जाऊँगा। कार का रंग और नंबर नोट करो। मैंने उसे कार के मुतालिक बताने के बाद पूछा,
किंग ऑफ क्राइम्स को ज़रूर जानते होगे। उस शैतान को पूरा इस्तांबुल जानता है। मैं उसी की बहन जूली के साथ निकलने वाला हूँ। अपने साथ रेडीमेड मेकअप रखो, रास्ते में गाड़ियाँ बदलने की ज़रूरत पेश आएगी, लिहाजा एक से ज़्यादा गाड़ियाँ लेकर निकलो और ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं जूली के मातहतों को चक्कर देकर आ सकूँ। आप वहाँ से 15 मिनट बाद निकलें, मैं रास्ते ही में कोई जगह बताऊँगा। मैंने उसे राबता ख़त्म कर दिया। बाथरूम के आईने में अपनी सूरत देखी। शेव बड़ी हुई थी। मैंने सोचा क्या स्मार्ट बनकर निकलना चाहिए। शेव करने और गुस्ल वगैरह से फारिग होने में बड़ा वक्त लगता, इसलिए मैंने सिर्फ गुस्ल किया। फिर लिबास तब्दील करके जूली के पास आ गया। वो बहुत खुश थी। उसके बरक्स थेल्मा उदास हो गई थी। मैं उसे रुखसत होकर बंगले से बाहर आया। जूली ने अपनी कार की स्टीयरिंग सीट संभाली। मैं उसके पास आकर बैठ गया। वो बिलाशुबा बेहद हसीन और स्मार्ट थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे ये वही जूली हो जो हुस्न और शबाब की चकाचूंध में मेरे लिए शिकस्त और जिल्लत छोड़ गई थी। अगरचे ये असली जूली थी, मगर अब मैं औरतों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। जब वो कार बंगले के अहाते से बाहर निकली तो मैंने आगे पीछे गाड़ियां देखीं। जूली ने फ़ख्र से कहा, मेरे भाई ने तुम्हारी हिफाजत के लिए ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं, तुम पर किसी दुश्मन का साया भी नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, मेरे दुश्मन मामूली वारदात करने वाले मुजरिम नहीं होते, वो सुपर पावर कहलाते हैं। सुपर मास्टर और मास्क मैन के आदमी मुझे अगवा करने आएंगे तो तुम्हारे भाई के तमाम इंतज़ामात धरे रह जाएंगे। तुम ये ना समझना कि तुम्हारे भाई को कमतर कह रहा हूँ, सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हमारी दुनिया में हर शेर के लिए सवा शेर मौजूद रहते हैं। वो बोली, जब तुम बखैरियत हमारी रिहाइश गाह पर पहुँच जाओगे तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मेरा भाई सब पर सवा शेर है। अच्छी बात है। मैं ज़रा खामोश रहकर दुश्मनों के मुतलिक मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ तुम ख्याल ख्वानी करोगे, हाय तुम्हारे पास कितना ज़बरदस्त इल्म है, बैठे बैठे दोस्तों और दुश्मनों के पास पहुँच जाते हो। मैंने माइटी पाशा को मुखातिब किया। उसने कहा, किंग ऑफ क्राइम्स ने आपके लिए बड़े सख्त इंतज़ामात किए हैं, मैं भी उससे कम नहीं हूँ। अगले चौराहे पर धुएं के गोले फटेंगे, फिर इतना धुआं फैलेगा कि एक दूसरे को देखना महाल हो जाएगा। मेरा कोई आदमी आपको गन पॉइंट पर जूली की गाड़ी से ले जाएगा। वो जहाँ कहे आप उसके साथ बेधड़क चले जाएं, मैं आपके आसपास ही रहूँगा। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जूली से कहा, बड़ी मुश्किल है, बाज़ औक़ात ख्याल ख्वानी भी काम नहीं आती। मैं जिन दुश्मनों को जानता हूँ उनके दिमागों में पहुँचकर देख चुका हूँ, वो अपने घरों में आराम कर रहे हैं। फिर परेशानी कैसी है? यही कि दुश्मन नादान नहीं हैं, वो ऐसे आला कार इस्तेमाल करेंगे जो मेरे लिए अजनबी होंगे। तुम्हें शायद नहीं मालूम, मैं किसी भी अजनबी की आवाज़ सुने बगैर उसके दिमाग में नहीं पहुंच पाता। तुम नाहक परेशान हो रहे हो, तुमने घाट घाट का पानी पिया है। क्या इतना नहीं जानते, जो औरत अपना दिल देती है वो जान देकर भी दिल वाले की हिफाजत करती है। उसकी बात ख़त्म होते ही एक धमाका हुआ, फिर यक्के बाद दीगरे मुसलसल धमाकों से हलचल सी मच गई। धुआं तेज़ी से फैल रहा था। मर्दों और औरतों की चीखें सुनाई दे रही थीं। चूंकि सामने रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए जूली कार रोककर डैशबोर्ड से रिवॉल्वर निकाल रही थी। उसी वक्त किसी ने खिड़की में हाथ डालकर उसकी गर्दन दबोच ली। मेरी तरफ का दरवाज़ा खुला। एक शख्स ने मुझे गन पॉइंट पर रखकर कहा, मेरे दिमाग पर तुम्हारी ख्याल ख्वानी का असर नहीं होगा, फ़ौरन बाहर आओ वरना गोली मार दूंगा। मैं बाहर आ गया। वो सरगोशी में बोला, गुस्ताखी माफ़ कीजिए, यहाँ से सिर्फ चंद कदम चलें और ये मास्क पहन लें। मैंने उसके साथ चलते हुए मास्क पहना। मेरी पुश्त पर एक सिलेंडर बांध दिया गया। एक जगह रुककर एक शख्स ने ज़मीन पर झुककर गटर का ढक्कन हटाया। मुझसे कहा, इसके अंदर चले जाएं। मैं मैन होल के अंदर उतर गया। नीचे गहराई में जाने के लिए आहनी सीढ़ियाँ लगी हुई थीं। जब मैं अंदर आया तो ऊपर से ढक्कन लगा दिया गया। नीचे टॉर्च रोशन हो गई। उस गटर में मेरी रहनुमाई करने वाले मौजूद थे। मैं सीढ़ी से उतरकर गंदे पानी में आ गया। अगर नाक और मुंह पर मास्क ना होता तो वहाँ की बदबू से दिमाग फट जाता। गंदा पानी कहीं टखनों तक और कहीं पिंडलियों तक था। दीवारों के किनारे गलाजत से आलूदा थे। चूहे इधर से उधर दौड़ते जा रहे थे। मैं रहनुमाई करने वालों के साथ आधे घंटे तक इसी गलाजत में चलता रहा। फिर वो एक आहनी सीढ़ी के पास आकर रुक गए। एक शख्स उस पर चढ़ता हुआ ऊपर गया, फिर अपनी टॉर्च के जरिए गटर के ढक्कन को नीचे से बजाया। ऊपर खुली फजा में हमारा इंतज़ार किया जा रहा था। किसी ने ऊपर से ढक्कन को हटा दिया। मैं भी सीढ़ी पर चढ़ता हुआ रोशन और खुली फजा में आ गया।
एक शख्स ने मेरे गलाजत से आलूदा जूते, जुराबें और पतलून उतारी। मैंने गैस मास्क उतार दिया, सिर्फ निक्कर पहनकर एक कार में बैठ गया। फिर वो कार वहां से चल पड़ी। वो कार माइटी पाशा ड्राइव कर रहा था। उसने कहा, मैं अपने एक खुफिया अड्डे की तरफ जा रहा हूं जहां मैं तन्हा रहता हूं। मेरे किसी खास मातहत को भी इस जगह का इल्म नहीं है। मैंने सोचा कभी बुरा वक्त आएगा और अपने भी दगा करेंगे तो मैं वहां रूपोश रहकर दगा देने वालों से निमट लूंगा। आज वो जगह आपके काम आएगी। हम शहर के एक महंगे इलाके में पहुंचे। वहां एक से एक शानदार कोठी नजर आ रही थी। पाशा ने बताया, इस इलाके में सिर्फ करोड़पति और अरबपति सरमायादार रहते हैं। गुंडे बदमाश तो दूर के लोग हैं। पुलिस वाले भी यहाँ किसी कोठी में कदम रखने की जुर्रत नहीं करते। उसने एक बहुत ही खूबसूरत कोठी के सामने गाड़ी रोक दी, उतरकर बड़े से गेट को खोला, फिर दोबारा आकर स्टीयरिंग सीट संभाली। कार ड्राइव करता हुआ एक सायादार पोर्च में आया, फिर कार का इंजन बंद करते हुए कहा, मैंने खास तौर पर यह जगह गाड़ी रोकने के लिए बनाई है ताकि बाहर वाले ये ना देख सकें कि कार से कौन उतरकर कोठी के अंदर जा रहा है। हम कोठी के अंदर आए। यूं लगता था जैसे वो जदीद तर्ज का शाही महल हो। उसने कहा, आपने जो नकद रकम और हीरे जवाहरात दिए थे उनमें से एक हीरे को फरोख्त करके मैंने ये कोठी खरीदी है। आपकी मेहरबानी से इस महंगे इलाके में कोई मेरे मुकाबले का दौलतमंद नहीं है। पाशा, तुमने बेइंतहा दौलतमंद बनने का ख्वाब पूरा कर ही लिया है, तो अब ये सारी बदमाशियां छोड़ दो और शरीफों की तरह जिंदगी गुजारो। मैं यहाँ शरीफ आदमी कहलाता हूँ। थाने में और इंटेलिजेंस वालों के पास मेरी गुंडागर्दी के जितने दस्तावेजी सबूत थे उन्हें मैंने रिश्वत देकर हासिल किया। फिर वो तमाम सबूत नजरे आतिश कर दिए। आज बहुत अरसे बाद मैंने आपके लिए गुंडों को किराए पर हासिल किया था। काम निकल जाने के बाद उन्हें बहुत दूर छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ छुप कर नहीं रह सकूँगा। मेरे दुश्मन तुम्हारे ज़रिए पहुँच जाएंगे। प्लीज़ आप ना जाएं। ये कोठी और यहाँ का ऐशो आराम सब आप ही के लिए है। आपको मुझ पर एतराज़ है तो मेकअप के ज़रिए मेरी सूरत बदल दें। फिल वक्त दो ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन हैं। वो किसी दिन तुम्हारे दिमाग में पहुँचकर असलियत मालूम कर लेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि तुम ही माइटी पाशा हो और फरहाद अली तैमूर के साथ इस कोठी में रहते हो। फिर भी आप ना जाएं, मैं चला जाऊंगा। आपसे दूर रहकर खिदमत करूंगा। तुम दूर रहोगे तब भी तुम्हारे दिमाग से दुश्मनों को इस कोठी का पता मालूम हो जाएगा। आह, काश मैं सांस रोक सकता या मेरा दिमाग हसास होता। क्या मैं शराब पीना छोड़ दूं तो मेरा दिमाग हसास हो सकता है? बुरी आदत छोड़ने की यह मखसूस शर्त नहीं होनी चाहिए कि उससे फलां फ़ायदा पहुंचेगा, जबकि बुरी आदतें छोड़ने से किसी शर्त के बगैर ही बेशुमार फ़ायदे पहुंचते हैं। मेरा ख्याल है मैं बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकूं। ये ठीक है, बुराई कोई सी भी हो उसे जड़ से उखाड़ ही देना चाहिए। मुझे रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा कर दो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम सर से पांव तक बुरी आदतों के हामिल हो। ना तुम रहोगे ना बुराइयां रहेंगी। वो घबराकर जबरन मुस्कुराते हुए बोला, आप मजाक कर रहे हैं? भाई, तुम मुसीबत की जड़ हो। जिंदा रहोगे तो ख्याल ख्वानी करने वाले मुझ तक पहुंचेंगे। जी हाँ, ये तो दुरुस्त है कि मैं आपके लिए मुसीबत बन गया हूँ। तुम दावे करते आए हो कि मेरी खातिर जान भी दे सकते हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक अलमारी के पास गया। उसे खोलकर एक रिवॉल्वर निकाला। उसके चैम्बर में गोलियां भरीं। उसमें साइलेंसर लगाया। फिर मेरे पास आकर दोनों हथेलियों की तश्तरी पर रिवॉल्वर रखकर मुझे पेश किया। मैंने रिवॉल्वर लेकर कहा, अपनी ख्वाबगाह में चलो। वो एक शिकार की तरह आगे आगे चलता हुआ अपनी ख्वाबगाह में आया। फिर बोला, मुझे यकीन है मेरी मौत के बाद मेरी दौलत और जायदाद आप मेरे बीवी बच्चों ही को दे देंगे। पाशा, हमारी मौत के बाद बीवी बच्चों और मोहब्बत के दूसरे रिश्तों के साथ वो भलाई नहीं होती जो हम जिंदगी में सोचते हैं। इस एतमाद को ठेस पहुंचती है जो हम दोस्तों पे करते हैं। लिहाजा सिर्फ खुदा पर भरोसा करके दुनिया से जाओ। वक्त ज़ाया ना करो, बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। उसने हुक्म की तामील की। बिस्तर पर चारों शाने चित लेट गया। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर रिवॉल्वर को देख रहा था। मौत को आने में चाहे जितनी देर लगती हो, जब वो आती है तो लगता है जल्दी आ गई है। मेरी उंगली ने ट्रिगर को दबाया। एक गोली सनसनाती हुई निकली और माइटी पाशा के सीने में ठीक दिल की जगह पेवस्त हो गई। ये सब ख्याल ख्वानी का कमाल था। उसे वही महसूस हो रहा था जो मैं उसे महसूस करवा रहा था। उसे अपने सीने में ज़बरदस्त तकलीफ का एहसास हुआ था, जैसे गोली वहां पेवस्त हो गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था।
اس کا دماغ میری مٹھی میں رہ کر تسلیم کر رہا تھا کہ موت کی تاریکی چھا گئی ہے، آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں اور اس کے کان دنیا کی تمام آوازوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ تنویمی عمل کرنے کا نیا تجربہ تھا۔ وہ جلد ہی گہری نیند میں ڈوب گیا۔ میں نے رسونتی کو بلا کر کہا، کاغذ قلم لے کر بیٹھو، میں مائٹی پاشا کی ذاتی زندگی کے متعلق جو معلومات حاصل کر رہا ہوں تم انہیں نوٹ کرو۔ وہ نوٹ کرنے کے لیے کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئی۔ میں ایک عامل کی حیثیت سے ضروری سوالات کرتا رہا، پاشا جواب دیتا رہا۔ میں نے آخر میں کہا، تم مائٹی پاشا نہیں ہو۔ تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد تم اپنی ذات کو اور ماضی کو بھول جاؤ گے۔ تمہارا نام مائیکل گارڈن ہے، تم پیرس سے یہاں آئے تھے اور آج ہی پیرس چلے جاؤ گے۔ میں نے ضروری ہدایات دینے کے بعد اسے تنویمی نیند سلا دیا اور رسونتی سے کہا، فرانس کے اعلیٰ افسران سے رابطہ قائم کرو، وہ مائٹی پاشا کو یہاں سے پیرس پہنچائیں گے۔ تم یہ انتظامات کرانے کے بعد میرے پاس آؤ۔ وہ چلی گئی۔ میں نے پاشا کے دماغ سے معلوم کیا تھا کہ ضرورت کی کون کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ میں نے ریوالور کو واپس الماری میں رکھا، کوٹھی کے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کیا، ایک کمرے میں جا کر میک اپ کا سامان نکالا، پھر ایک بڑے آئینے کے سامنے تمام سامان لے کر مائٹی پاشا کی خوابگاہ میں آ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر اپنے چہرے پر تبدیلیاں لانے لگا۔ 15 منٹ کے بعد رسونتی نے آ کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے اپنے کام کی رپورٹ دو۔ وہ تنویمی نیند سے بیدار ہوگا تو 4 آدمی ایک ویگن میں آئیں گے، پھر اسے ایک فلائنگ کلب میں لے جائیں گے، وہاں اسے پیرس پہنچا دیا جائے گا۔ پیرس میں اس کی رہائش کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے۔ کیا تم خیال خوانی کے ذریعے ان 4 آدمیوں کو چیک کرو گی جو پاشا کو لے جانے آئیں گے؟ ہاں، میں انہیں چیک کروں گی۔ اب بتاؤ، کیا تم یہاں پاشا کے میک اپ میں رہو گے؟ ہاں، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری؟ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مرد اس کے اشاروں پر چلے اور اپنے میاں کی دن رات کی مصروفیات کا علم اسے ہوتا رہے۔ اگر تمہیں بھی یہ سہولتیں حاصل ہو جائیں تو؟ کیا تم اپنی لگام میرے ہاتھوں میں دے رہے ہو؟ ہاں، میں یہ غلطی کرنا چاہتا ہوں۔ جی نہیں، یہ غلطی نہیں، دانش مندی ہے۔ بیوی کو اختیارات حاصل ہوں تو وہ شوہر کو سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ چلو ایک تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ تم 1 ہفتے کے لیے مجھ پر تنویمی عمل کرو گی، میرے دماغ سے عارضی طور پر میری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو بھلا دو گی اور میرے ذہن میں یہ نقش کر دو گی کہ میں فرہاد نہیں، مائٹی پاشا ہوں۔ وہ سمجھ گئی۔ تم چاہتے ہو وہ خیال خوانی کرنے والے دشمن کبھی اتفاق سے تمہارے دماغ میں آنا چاہیں تو انہیں آسانی سے جگہ مل جائے اور وہ تمہیں مائٹی پاشا سمجھ کر پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ بالکل ہی پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جانتے ہوں گے کہ میں نے کبھی پاشا کو اپنا اعلی کار بنایا تھا، ہو سکتا ہے اسے آئندہ بھی اعلی کار بناؤں۔ اس خیال سے وہ پاشا سمجھ کر میری نگرانی کریں گے۔ اگر ایسا وقت آئے تو تم ڈینی ڈینیل کے ساتھ ان نگرانی کرنے والوں کے اصلی نام اور پتے معلوم کرو گی، اور اگر 2 خیال خوانی کرنے والوں تک پہنچنے کا یقین ہو جائے تو مجھے فوراً تنویمی عمل کے اثر سے نکال دینا، میں ان سے خود نمٹنا چاہوں گا۔ کیا میں تمہارے دماغ میں آ کر گفتگو کیا کروں گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر دشمن میرے دماغ میں آئیں گے تو تمہاری باتیں سن کر میری اصلیت معلوم کر لیں گے۔ تم پاشا کی سوچ اور لب و لہجے میں مجھے گائیڈ کرو گی۔ اب تم جاؤ، 1 گھنٹے بعد آ کر تنویمی عمل کرنا۔ کیوں بھگا رہے ہو؟ تنویمی عمل کے بعد یہ دماغ حساس نہیں رہے گا، یہاں تمہاری حکمرانی ہوگی، پھر شکایت کیسی؟ تھوڑی دیر اور اس مرد آزاد کو آزاد رہنے دو۔ وہ چلی گئی۔ میں نے باری باری پارس اور علی تیمور کو مخاطب کیا اور جو کچھ میں کرنے جا رہا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا۔ دونوں بیٹوں نے کہا، وہ ہماری ماما ہیں، ہم ان کا بے حد احترام کرتے ہیں، لیکن آپ انہیں اتنی بڑی ذمہ داری نہ سونپیں، ان کی ایک ذرا سی غلطی سے آپ پر مصیبت نازل ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، یہ ذمہ داری کسی کو تو دینی ہوگی، آرمر سیدھا سادہ سا بندہ ہے، تمہاری ماما کسی موقع پر دشمنوں کے لیے ظالم بن سکتی ہیں مگر آرمر نہیں بنے گا۔ ڈینی ڈینیل نے اگرچہ بڑے سخت آزمائشی مرحلوں میں دوستی اور وفاداری کا ثبوت دیا ہے، پھر بھی عارضی طور پر دماغی طور پر خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑنا دانش مندی نہ ہوگی۔ پارس نے کہا، میں سمجھتا ہوں آپ 2 خیال خوانی کرنے والوں تک پہنچنے کے لیے یہ چال چل رہے ہیں۔ پاپا، آپ بے شمار خطرات سے کھیلتے آ رہے ہیں، اب بس کریں، ہم جوان ہو چکے ہیں، ہم نے آپ سے اور سونیا ماما سے دشمنوں پر غالب آنا سیکھا ہے، آپ آرام کریں، میں ان آخری خیال خوانی کرنے والے شیطانوں کو ٹریپ کروں گا۔ نہیں بیٹے، آرام کرنے سے بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے اور بڑھاپا موت کی سلو موشن ریہرسل ہے۔ میں ابھی یہ ریہرسل کرنا نہیں چاہتا، انتظار کرو،
जब थक कर गिर जाऊं और हाँफने लगूं तो जवान बाजुओं से सहारा देना। आप दो धारी तलवार की तरह चलते भी हैं और बोलते भी हैं। बहरहाल आपने कोई एहतियाती तदबीर तो की होगी। हाँ, मैं 1 हफ्ते के लिए खुद को तुम्हारी मामा के हवाले कर रहा हूँ। अली तैमूर रोज़ अपनी मामा से मालूम करेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ और किन हालात से गुजर रहा हूँ। अगर 8वें दिन मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए तुम दोनों से राबिता कायम ना करूँ तो समझ लेना तुम्हारी मामा किसी चक्कर में पड़ गई हैं और मैं किसी मुसीबत में मुब्तला हो चुका हूँ। पारस ने कहा, आप जानते हैं मुझे मामा से फौरी मालूमात हासिल नहीं हो सकेंगी। आप मौजूदा मामले में अंकल आर्मर को भी राजदार बना लें। वो चुपचाप आपके दिमाग में आया करेंगे और अपनी सोच की लहरों को जाहिर किए बगैर वापस आ जाया करेंगे। मुझे उनके ज़रिए सुबह शाम आपकी खबर मिलती रहेगी। मैंने पारस की बात मान ली। जब रसवंती तनवीमी अमल करने आई तो मैंने आर्मर को भी अपने दिमाग में बुला लिया और उसे समझा दिया कि पारस को मेरे दिन रात की मसरूफियात की इत्तला दी जाए। ये वो वक्त था जब दोनों बेटे जजीरे से निकलकर पेरिस पहुंच गए थे। अली तैमूर अपनी मामा के पास बाबा साहब के इदारे में चला गया था और पारस एक सरकारी रिहाइश गाह में नैन्सी का इंतज़ार कर रहा था। वो रात के 11 बजे पेरिस पहुंच गई। उसे यकीन था पारस बड़ी बेताबी से एयरपोर्ट पर उसे लेने आएगा, लेकिन वो लगेज हॉल से निकलकर दूर दूर तक नजरें दौड़ाकर मायूस हो गई। इमिग्रेशन काउंटर पर एक अफसर ने उसे बताया था कि बाहर एक पुलिस अफसर उसका मुंतजिर है। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, आप समझ सकती हैं मिस्टर पारस दुश्मनों में घिरे रहते हैं। अगर वो यहाँ आते तो आप भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाती। आइए, मैं उनके पास आपको बखैरियत पहुँचा दूंगा। वो अफसर के साथ एक कार में बैठकर वहाँ से रवाना हुई। अफसर को कॉर्डलेस रिसीवर के जरिए इत्तला मिल रही थी कि रास्ता साफ है, नैन्सी को सीधा पारस के पास पहुंचाया जा सकता है। गाड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी। 20 मिनट के बाद इत्तला मिली उनका ताकुब किया जा रहा है, लिहाजा वो पुलिस हेडक्वार्टर चले आए। वो समझ रही थी कि उसकी हिफाजत के लिए रास्ता बदल दिया गया है, मगर दिल डूब रहा था। इतने दिनों से पारस के लिए तड़प रही थी। तिलबीब में जिस रात उससे मुलाकात होने वाली थी उसी दिन दुश्मनों ने उसके महबूब को अगवा कर लिया था। आज वो मेके से हजारों मील का सफ़र करके आई थी और दुश्मन फिर रास्ते की दीवार बन रहे थे। वो सोच रही थी कैसे महबूब से दिल लगाया है। इससे मिलने के लिए हमेशा किसी मैदान जंग में जाना पड़ता है। पारस ने पुलिस हेडक्वार्टर में टेलीफोन के जरिए उसे मुखातिब किया। वो तेजी से धड़कते हुए दिल पर काबू पाते हुए बोली, ओह पारस, ये क्या हो रहा है? क्या मैं सिर्फ तसव्वुर की आंख से तुम्हें देखती रहूंगी और दूर दूर से तुम्हारी आवाज़ सुनती रहूंगी? मेरी जान, ज़रा तहम्मुल से काम लो, अभी हम मिलने वाले हैं। पुलिस के जासूस अब ताकुब करने वालों का ताकुब कर रहे हैं और जल्दी इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जहन्नम में जाएं गिरफ्तार करने वाले, मुझे उनकी गिरफ्तारी से क्या लेना देना है? मैं अभी तुम्हारे पास आऊँगी। यानी अपने साथ दुश्मनों को भी लाओगी? क्या हम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ दुश्मन ना हो? हमारे लिए दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने आकर कहा, मिसेस पारस आइए, रास्ता साफ हो गया है। वो खुशी से चीख कर बोली, पारस मैं आ रही हूँ, रास्ता साफ हो गया है। वो रिसीवर रखकर अफसर के साथ तेजी से चलती हुई इमारत से बाहर आई। उससे बोली, ऑफिसर क्या तुम मेरी तरह तेज नहीं चल सकते? वो मुस्कुराते हुए तेजी से चलने लगा। ये उसके कदम से कदम मिलाने के लिए दौड़ने लगी। वो एक गाड़ी में आकर बैठ गए। अफसर ने गाड़ी स्टार्ट की। नैन्सी घड़ी देखने लगी। ठीक 15 मिनट में वो एक सरकारी बंगले के सामने पहुंच गई। गाड़ी से उतरकर दौड़ती हुई बंगले के बरामदे में आई। उसी वक्त एक फायर की आवाज़ के साथ उस गाड़ी का पहिया एक धमाके से बेकार हो गया जिसमें वो अभी आई थी। किसी की आवाज़ सुनाई दी, ऑफिसर दोनों हाथ उठा लो वरना पहिए की तरह तुम भी बर्स्ट हो जाओगे। नैन्सी ने घूम कर देखा। पुलिस ऑफिसर के पीछे मास्क पहने हुए 2 शख्स गन लिए खड़े थे। एक शख्स ऑफिसर से रिवॉल्वर छीन रहा था। फिर नैन्सी की कनपटी से एक रिवॉल्वर की नाल आकर लगी। उसके करीब भी एक शख्स मास्क में चेहरा छुपाए कह रहा था, ये फरहाद का बेटा तो चूहा साबित हुआ, हमारे आते ही दुम दबाकर भाग गया, मगर कहाँ जाएगा? सुना है तुम पर जान देता है, तुम्हारी सलामती के लिए हमारे पीछे जरूर आएगा, चलो। उन्होंने पुलिस ऑफिसर को एक कमरे में बंद कर दिया। नैन्सी को जबरदस्ती खींचते हुए एक कार के पास लाए, उसे धक्का देकर उसमें बिठाया। फिर वो कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। उसके पास बैठे हुए शख्स ने कहा, ए हसीना, अपनी जवानी पर तरस खा, पारस को छोड़ और हमारा साथ दे।
अगर उसे गिरफ्तार कराने में हमसे ताउन करेगी तो तेरे खूबसूरत जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं आएगी। वो गुस्से से बोली, कौन हो तुम लोग? क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो? मुझे पारस के पास जाने दो, मुझसे सौदा करो। बताओ, दुश्मनी खत्म करने के लिए कितनी रकम लोगे? तुम अरबपति नाना की नवासी हो, हमें बहुत कुछ दे सकती हो, मगर हमें रकम नहीं, पारस चाहिए। तुम ऐसे नौजवान के लिए रकम देना चाहती हो जो तुम्हें छोड़कर भाग गया। वो मैदान से भागना नहीं, भगाना जानता है। अभी मौत की तरह तुम लोगों का पीछा कर रहा होगा। वो सब हंसने लगे। एक ने कहा, एक गाड़ी बड़ी देर से हमारे पीछे आ रही है, हमारा ताकुब किया जा रहा है। नैन्सी खुशी से सर घुमाकर पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने लगी। ताकुब करने वाली 3 गाड़ियां थीं। तीनों में बैठे हुए दुश्मन एक दूसरे से बेखबर थे। एक में सुपरमास्टर के आला कार बैठे हुए थे। एक शख्स ट्रांसमीटर के जरिए कह रहा था, जनाब, वो लड़की को हाईवे की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ से पूछा गया, आखिर वो कौन लोग हैं? वो मास्क मैन के आदमी हो सकते हैं। दूसरी गाड़ी में ताकुब करने वाले इस्राएली एजेंट थे। एक यहूदी कह रहा था, हम नैन्सी को तिल अबीब से यहाँ लाकर पारस को फांसना चाहते थे, मगर वो खुद अगवा की जा रही है। यकीनन अगवा करने वालों का मकसद भी यही है कि वो पारस को अपने पीछे लगाकर उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। आखिर नैन्सी को कौन अगवा कर रहा है? सुपरमास्टर या मास्क मैन के आदमी हो सकते हैं। तीसरी गाड़ी में मास्क मैन के आला कार बैठे हुए थे। उनमें से एक ने पूछा, ये नैन्सी को कौन अगवा कर रहा है? दूसरे ने कहा, जब तक हम अगवा करने वालों को नहीं पकड़ेंगे हकीकत मालूम नहीं होगी। अफसोस तो ये है कि नैन्सी के अगवा होने से पारस हाथ से निकल गया। तुम अकल से पैदल हो, वो शमा का परवाना है, अभी उसके पीछे आ रहा होगा, और हम नैन्सी के पीछे नहीं, उसी आशिक के पीछे जा रहे हैं। देख लेना, जहां नैन्सी को अगवा करने वाले रुकेंगे वहां पारस से टकराव होगा। हम इस टकराव से फायदा उठाकर पारस को जख्मी करके ले उड़ेंगे। एक तरह की अंधी भाग दौड़ लगी हुई थी। सब के सब नैन्सी का ताकुब कर रहे थे, लेकिन पारस को शिकार करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद सबने देखा, नैन्सी को अगवा करने वाले एक फ्लाइंग क्लब के इहाते में दाखिल हो गए थे। इसका मतलब था वो नैन्सी को शहर से या मुल्क से बाहर ले जा रहे थे। किसी ने ऐसी सिचुएशन के मुतल्लिक सोचा भी नहीं था, और सोचते भी कैसे। नैन्सी का अगवा महज पारस को पकड़ने के लिए था, और पारस इसी शहर में था। फिर नैन्सी को शहर से बाहर ले जाने की तुक समझ में नहीं आ रही थी। सब ने फ्लाइंग क्लब के इंफॉर्मेशन काउंटर पर दरियाफ्त किया, अभी जो लोग एक लड़की को यहाँ लेकर आए हैं वो कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। काउंटर क्लार्क ने कहा, यहाँ 2 घंटे से कोई किसी लड़की के साथ फ्लाई करने नहीं आया। उसकी बात खत्म होते ही खतरे का अलार्म बजने लगा। स्पीकर के जरिए वहां के एक सिक्योरिटी अफसर से कहा जा रहा था, हरी अप प्लीज, कुछ लोग हमारा एक तैयारा अगवा करके ले जा रहे हैं, आगे रनवे पर रुकावट पैदा करो, कम ऑन, कम इन एक्शन, हरी अप। स्पीकर के जरिए चीख चीख कर खबरदार किया जा रहा था। फ्लाइंग क्लब में हलचल सी मच गई थी। सिक्योरिटी फोर्स के मुसल्ला अफराद गाड़ियों में बैठकर रनवे की तरफ जा रहे थे। सुपरमास्टर, मास्कमैन और इस्राएली एजेंट एक दूसरे के सामने जाहिर हो गए थे। वो भी रनवे की तरफ दौड़ लगा रहे थे, लेकिन वो तैयारा तेजी से दौड़ता हुआ रनवे से बुलंद हो गया था। सिक्योरिटी फोर्स को रुकावटें पैदा करने का मौका ही नहीं मिला था। सब के सब सर उठाकर बेबसी से उस तैयारे को फजा में बुलंद होते और दूर जाते देख रहे थे। सिक्योरिटी फोर्स के मुसल्ला जवानों ने तीनों तंजीमों के आलाकारों को घेर लिया। फिर दरियाफ्त किया, तुम लोग कौन हो और इजाजत के बगैर रनवे पर क्यों आए हो? उनमें से किसी ने जवाब दिया कि वो उधर से गुजर रहे थे, हंगामा देखकर चले आए। किसी ने कहा वो एक तैयारा चार्टर्ड करवाने आए थे। फिर उनमें से एक बोला, तुम हमारा मुहासबा करने में वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम्हें तैयारा अगवा करने और परवाज़ के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इक़दामात करने चाहिए। फ्लाइंग क्लब के एक अफसर ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? किसने हमारा तैयारा अगवा किया है? सुपर मास्टर के एक मातहत ने हैरानी से कहा, अभी कुछ लोग यहाँ से जबरन एक तैयारा ले गए हैं। ताज्जुब है, तुम अनजान क्यों बन रहे हो? मिस्टर, हमारे फ्लाइंग क्लब से तैयारा अगवा करना बच्चों का खेल नहीं है। तुम लोग मुख्तलिफ तंजीमों के एजेंट्स हो, हमारे मुल्क में आकर अमन पसंद शहरियों को परेशान करते हो। हम ये साबित नहीं कर सकेंगे कि तुम सब सुपर मास्टर और मास्क मैन के आलाकार हो। हमने तुम्हें चक्कर में डालने के लिए तैयारे के अगवा होने का शोर मचाया था। एक ने अफसर से कहा, तुम शायद अगवा करने वालों से खुद मिले हुए हो। हमने अपनी आंखों से नैन्सी नामी हसीना को गुंडों के साथ यहाँ आते देखा है। इस हसीना को अगवा किया गया है।
मिस्टर, कोई अपनी बीवी को अगवा नहीं करता। पारस अपनी शरीक हयात के साथ हनीमून मनाने गया है। उन सबको तो जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो चंद सातों तक सकते में रह गए। बेख्तियार सभी आसमान की तरफ देखने लगे। तैयारा उनकी नज़रों से ओझल होकर बुलंदी पर परवाज कर रहा था। नैन्सी तन्हा थी, परेशान होकर कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी। वो एक छोटा सा तैयारा था जिसकी वो तन्हा मुसाफिर थी। कोई और नजर नहीं आ रहा था। फिर जब स्टूवर्ट का कैबिन खुला और वहां पारस नजर आया तो वो हैरत से उछल पड़ी, दौड़ती हुई आकर उसे लिपट गई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। मजीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।